नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मरुदर्री कलम पर। तो दोस्तों बात करते हैं 12th क्लास हिंदी का जो बोर्ड पेपर है वो किस टाइप का किस प्रकार आने वाला है। एक नमूना प्रश्न पत्र जो मेरे पास है, तो ये प्रश्न पत्र है कुछ मतलब जो पेपर आने वाला बोर्ड क्लास का उसके लगभग लेवल का सा प्रश्न पत्र है। तो बात करते हैं इस प्रश्न पत्र में कितने क्या प्रश्न आने वाले हैं, कितना समय मिलने वाला है, क्या समय रहेगा। सीरियल नंबर ऊपर 5, 1, 3, 6, 7, 6, 4 दिए हुए हैं। क्वेश्चन संख्या 19 है और प्रिंट पेज जो पेपर के हैं वो 8 आएंगे। समय मिलेगा आपको 3 घंटे और 15 मिनट, मतलब 3.25 घंटे का समय आपको मिलेगा। 80 नंबर का पेपर रहेगा। बाकी जो ये निर्देश दिए हुए हैं इन निर्देशों को पढ़ करके चलना है हमें सीधा खंड ए पर। 4 सेक्शन दिए हुए आएंगे, खंड ए, ब और स, द। खंड ए में बात करते हैं बहुचयनात्मक प्रश्न जो आएंगे वो अब की बार इन प्रश्नों की संख्या दी गई है 12। तो इन 12 प्रश्नों में देखते हैं कौन कौन से क्या प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। कुंवर नारायण की ये जो कविता है बात सीधी थी पर, और एक कविता के बहाने 2 कविताएं हैं, वो दोनों किस काव्य संग्रह से ली गई है। हमें पूछा गया बात सीधी थी पर यह कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों आपको याद होगा जब शुरू में ये पाठ पढ़ा था तब पे कवि परिचय में भी ये बात बताई गई थी और जो पाठ परिचय है उसमें भी ये बात बताई गई थी कि बात सीधी थी पर काव्य संग्रह किस से लिया है, कोई दूसरा नहीं। ऑप्शन जो स है इससे लिया गया है। और कविता के बहाने ये जो कविता थी ये लिया गया है इन दिनों काव्य संग्रह से, तो इसमें ऑप्शन स होगा। दूसरा प्रश्न है किसका जादू टूटने पर सूर्योदय होता है। किसका जादू टूटने पर सूर्योदय होता है। सूर्योदय किसका जादू टूटने पर होता है। संध्या का जादू टूटने पर नहीं, प्रातःकाल का नहीं, भोर का नहीं, उषा का। बिल्कुल सही राइट के जो आंसर है वो ऑप्शन द में होगा। उषा का जादू टूटते ही सूर्योदय होता है। तीसरा है फिराक गोरखपुर। फिराक की रुबाइयों में हिंदी का रूप दिखता है। फिराक गोरखपुर जो कवि हैं उनकी जो रुबाइयाँ हैं उनमें हिंदी का कौन सा रूप दिखता है, उनमें क्या बातें की गई है। कविता को याद करते हैं, देखते हैं उनमें जो रक्षाबंधन का त्यौहार था, बच्चा चांद को देखता है, चांद की तरफ देखता हुआ माँ से कुछ मांग करता है, तो मतलब उसमें घरेलू बातें की गई है, इसलिए हिंदी का रूप भी क्या रहेगा, ऑप्शन ए जो घरेलू दिया गया है वो ऑप्शन रहेगा ए। चौथा प्रश्न है बाजार दर्शन पाठ की विधा क्या। बाजार दर्शन पाठ की विधा आपको पता है निबंध टाइप में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन से जो निबंध है वो ऑप्शन रहेगा बाजार दर्शन पाठ की विधा। काल जयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार कौन करता है। सीरियस वाला पाठ आपने सबने पढ़ा है। काल जयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता मतलब काल दूत की भांति एक कौन सा पेड़ है जो सर्दी और गर्मी में सभी परिस्थितियों में एक समान खड़ा रहता है। वो पेड़ हो सकता है सीरियस का। भक्तिन ने महादेवी को क्या बना दिया था। शहरी बना दिया था नहीं, क्योंकि वो शहर से नहीं थी। देहाती बना दिया था, असभ्य बना दिया था या परित्यागी बना दिया था। तो आप सबको पता है भक्तिन जो थी वो देहाती थी, इसलिए उन्होंने महादेवी वर्मा को भी देहाती बना दिया। भाषा की मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के वर्तनी चिन्ह क्या कहलाते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। भाषा लिपि और भाषा एवं लिपि का परिचय, ये जो टॉपिक व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक है। और जो भाषा की जो मौखिक ध्वनियाँ होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए वर्तनी चिन्ह जो संकेत चिन्ह काम में लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। डीड, DWD, डीड शब्द का परिभाषिक अर्थ है विलेख। ऑप्शन ब होगा। निम्न में से एक रेखीय
जो लीनियर कहा जाता है ये माध्यम कौन सा है? टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया। इसमें सही ऑप्शन होगा रेडियो, जिसको एक माध्यम से सुना जा सकता है केवल। किसी भी खबर को पूर्णता सहित पेश करना क्या कहलाता है? एंकर विजुअल कहलाता है। ये आपको संचार के जो साधन हैं उनमें पढ़ना होगा। यशोधर बाबू किन के मानस पुत्र कहलाते थे? यशोधर बाबू कृष्णानंद के मानस पुत्र कहलाते। ऑप्शन ब। अतीत में दबे पाँव पाठ के लेखक कौन है? अतीत में दबे पाँव पाठ के लेखक मनोहर जोशी नहीं है, आनंद यादव नहीं है, जॉन मार्शल नहीं है। इसका मतलब है कौन? ओम थानवी। ऑप्शन स होगा। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की। जो 6 प्रश्न दिए हुए हैं, एक एक नंबर के प्रश्न हैं। पहला, स्थायी भाषा का अन्य नाम ही ऑप्शन जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा लिखित भाषा, क्योंकि भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा स्थायी होती है जबकि मौखिक भाषा अस्थायी होती है। पर्यवेक्षक शब्द का सही अंग्रेजी रूप लिखना आपको। पर्यवेक्षक शब्द का सही अंग्रेजी रूप। तो दूसरा जो रिक्त स्थान है वो है अपना पर्यवेक्षक शब्द का सही अंग्रेजी रूप रिक्त स्थान है। तो इसमें पर्यवेक्षक को इंग्लिश में कहते हैं सुपरवाइजर। तीसरा ऑप्शन है राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया। यहाँ पे प्रश्न जो तीसरा है रिक्त स्थान वाया शब्द शक्ति से। राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति, क्योंकि ऊंट मानव ऊंट तो हो नहीं सकता, जबकि ऊंट के जो रंग ढंग हैं, ऊंट के जो लक्षण हैं, उनके आधार पर उनको लक्ष्य किया गया है। चौथा प्रश्न है जहां व्यंजना शब्द पर आश्रित हो उसे जहां व्यंजना शब्द पर आश्रित हो उसे हाँ, तो आगे बात करते हैं। जहां व्यंजना शब्द पर आश्रित हो उसे कहा जाता है व्यंग्यार्थ। पांचवा है बिल विचार पर विसन लगियो नाग सूंड में व्याल काली समझ कर उठा लियो तत्काल। पंक्ति में अलंकार बताना है। तो बच्चों पहले इसका भावार्थ हमें देखना है। बिल विचार पर विसन लगियो मतलब बिल समझ करके प्रवेश करने लगा नाग सूंड में। व्याल, व्याल का मतलब हाथी होता है। हाथी की सूंड में जो नाग है वो सूंड को बिल समझ करके उसमें प्रवेश करने लगा। काली ईख समझ कर उठा लियो तत्काल। और हाथी ने काली ईख मतलब काला गन्ना समझ करके, क्योंकि हाथी को गन्ने से बहुत प्रेम होता है, इसलिए हाथी ने काला गन्ना समझ करके उसको तुरंत उठा लिया। तो अब यहाँ देखो क्या हुआ है, सांप में भी भ्रांति हुई है, क्योंकि उन्होंने बिल सूंड को बिल समझ लिया, और हाथी को भी भ्रांति हुई है, उन्होंने गन्ना समझ करके सांप को उठा लिया। तो दोनों में भ्रांति हुई है। इसका मतलब पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? भ्रांतिमान अलंकार। छठा है जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हों तो उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 आएगा आपका, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। तो सबसे पहले जो वाक्य है उसी में पता चल जाता है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। गद्यांश का शीर्षक है प्रेम। प्रेम का महत्व है, प्रेम की भाषा। यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में गिना जाता है। प्रेम कोई पुरस्कार नहीं चाहता, प्रेम में आतुरता नहीं होती, प्रेम सर्वथा प्रेम के लिए ही होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम किए वह रह नहीं सकता। जब हम किसी भी प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस पर मुग्ध हो जाते हैं तो उस दृश्य से हम किसी फल की याचना नहीं करते हैं और न वह दृश्य ही हमसे कुछ चाहता है, तो भी वह दृश्य हमें बड़ा आनंद देता है। वह हमारे मन को पुलकित और शांत कर देता है, हमें साधारण सांसारिकता से ऊपर उठकर एक स्वर्गीय आनंद से सरोवर कर देता है। इसलिए प्रेम के बदले कुछ मांगना प्रेम का अपमान करना है। प्रेम करना नंगी तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि स्वार्थ के लिए, दिखाने के लिए तो सभी प्रेम करते हैं, परंतु उसे निभाते नहीं हैं। वे पाना चाहते हैं, देना नहीं। वे वस्तुतः प्रेम शब्द को कलंकित करते हैं। तो इस पूरे जो गद्यांश में है वो प्रेम की बात कही गई है, प्रेम के प्रति जगह है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना कैसी उपासना है तथा क्यों। तो मुक्ति के लिए यहाँ पे देखा था, मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना एक अधम उपासना है।
मतलब सही उपासना नहीं है। क्योंकि प्रेम जो है वो सर्वथा प्रेम के लिए ही होता है, किसी चीज़ को उसके बदले किसी चीज़ को लेना प्रेम नहीं होता। इसलिए मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना एक अधम उपासना मानी जाती है। प्रेम करना नंगी तलवार की धार पर चलने के समान क्यों है? क्योंकि प्रेम करना, प्रेम को एकदम सर्वथा स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता। प्रेम को निभाना ज़रूरी होता है। प्रेम करना नंगी तलवार की धार पर चलने जैसा होता है, क्योंकि स्वार्थ के लिए, दिखाने के लिए तो सभी प्रेम करते हैं, परंतु उसे निभाते नहीं। वे पाना चाहते हैं, देना नहीं। इसलिए प्रेम को एक तलवार की धार बताया गया है। प्रेम को कलंकित कौन करते हैं तथा क्यों करते हैं? प्रेम को कलंकित कौन करते हैं तथा क्यों? प्रेम को कलंकित वो लोग करते हैं जो प्रेम कुछ पाने के लिए करते हैं, कुछ देने के लिए नहीं। वे वस्तुतः प्रेम शब्द को ही कलंकित कर देते हैं। प्रेम की वास्तविक स्थिति क्या है? प्रेम की वास्तविक स्थिति हमें साधारण सांसारिकता से ऊपर उठाकर एक स्वर्गीय आनंद के सरोवर करने वाली स्थिति है। प्राकृतिक दृश्य पर मुग्ध होने पर हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? प्राकृतिक दृश्य पर मुग्ध होने पर हमारी स्थिति कैसी होती है कि हमें दृश्य बड़ा आनंद देता है, वह हमारे मन को पुलकित कर देता है और शांत कर देता है। ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, इनमें इसका उत्तर है। उपयुक्त गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक इस गद्यांश का क्या हो सकता है? आपको पता है, प्रेम का महत्व, प्रेम की भाषा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस हिंदुस्तान की माटी की महिमा अपरंपार है। गो गंगा गीता से निर्मित इसका श्यामल सार है। परम पूज्य व पाप हारिणी गो गंगा और गीता है। तरण तारिणी मोक्षदायिनी तीनों परम पुनीता है। रोम रोम में देव रमे हो ऐसा पवित्र गो माता है। 4 धाम का पुण्य भी गो सेवा से मिल जाता है। जो जन इसकी सेवा करते भव सागर तर जाते हैं। वेद पुराण उपनिषद भी इसकी महिमा बतलाते हैं। सकल पदार्थ दूध दही घी औषधि गुणकारक है। स्वस्थ है, प्रदायक मंगलकारक, समूल रोग निवारक है। भगवान कृष्ण ग्वालों के संग खुद भी गाय चराते थे। बछड़ों के संग क्रीड़ा करते, दूध दही की खाते थे। तो आगे देखो, प्रेम पास में बंधी गायें कान्हा को देख रंबाती थी। मोहक बंसी ध्वनि सुनकर आप लौट आ जाती थी। गौ सेवा का पुण्य प्रताप ऋषि मुनियों भी गाया है। गौ माता के आगे खुद भगवान ने शीश नवाया है। इसी माता के जीवन में अब गहरा संकट आया है। त्राही त्राही कर मात पुकारे, कैसा कलयुग आया है। यह अपने ही पुत्रों के आगे दर दर आज भटकती है। पेट पालने को गौ माता ऋण को आज तरसती है। कुछ अदम नीच निशाचर हैं हमको आज लटा रहे हैं। षटकामी पापी पिशाच गैया को आज कटा रहे। घनघोर पिशाच प्रवृत्ति अब यहाँ दिखाई जाती है। झुंड झुंड में गायें आज औरों से कटाई जाती है। तो ये जो पाठ है, जो पद्यांश है वो गाय माता के लिए, मतलब गाय माता के लिए दिया गया है। भारत भूमि की महिमा क्यों अपरंपार है? गौ माता की महिमा के उत्थान में ऋषि मुनि और भगवान का क्या योगदान है? सीधे सीधे इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, आपको उनका भावार्थ के रूप में इनको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। गौ माता की जो मनोदशा है उसके बारे में ये लिखा गया है। अब होता है खंड ब शुरू। खंड ब शुरू में जो पहले प्रश्न है 40 शब्दों में लिखने हैं आपको। 2-2 नंबर के सभी प्रश्न है। रेडियो समाचार लेखन की प्रमुख बुनियादी बातें। पतंग कविता में पतंग के बहाने किन उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, लिखिए। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि परीक्षा से संबंधित इनमें कुछ विशेष प्रश्न दिए गए हैं, विशेष शिक्षा विभाग के द्वारा इसे बनाए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक किस प्रकार अपनी आवाज़ से मृत गांव में संजीवनी भरती थी जब सारा गांव उस महामारी के प्रकोप से एकदम मूक अवस्था में था और केवल एक पहलवान की ढोलक उस रात्रि को सबको सुनाई देती थी और वह ढोलक ही उन मरे हुए के समान जो गांव था उसमें संजीवनी भरती थी। सिल्वर वेडिंग वाले दिन यशोधर पंत को क्वार्टर पहुंचकर धोखा क्यों हुआ?
मोहनजोदड़ो के ग्रिड प्लान पर टिप्पणी लिखिए। मोहनजोदड़ो जो पाठ है उसमें ग्रिड प्लानिंग जो थी उनकी, उस पर टिप्पणी लिखनी है। उन पर 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। खंड 6 में प्रश्न संख्या 10 से 13 तक के उत्तर 60 से 80 शब्दों में तथा 14 एवं 15 के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है। ये बड़ी प्रश्न है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी की जो पहली कविता है उससे प्रश्न है, और उसमें प्रश्न कहा गया कि जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना मतलब इस सांसारिक जीवन से पूरी तरह अलग रहना संभव नहीं है। आत्म परिचय कविता के आधार पर आपको लिखना है। या लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, इससे आप कहां तक सहमत है? तर्क दीजिए। इसकी सत्यता पर आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 11 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित आदर्श समाज के तत्वों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता को समझाइए, या भक्तिन पाठ का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। सारांश, भक्तिन पाठ का जो सारांश है वो लिखना है। 12 नंबर प्रश्न है, झूझ पाठ में लेखक की पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के बावजूद भी लेखक संघर्ष करके साहित्य संगीत में निपुण होता है। कथन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिद्ध करते हुए तर्क दीजिए। सबसे एकदम सरल प्रश्न आए हुए हैं इसमें। अथवा सिंधु सभ्यता समृद्ध होने के बाद भी भव्यता और आडंबर से रहित थी, क्यों सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 13 है, यशोधर पंत के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं लिखते हुए अपने तकिया कलाम को स्पष्ट कीजिए। जो उनके तकिया कलाम था उनको सिद्ध करना है, उन व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं को लिखते हुए। मोहनजोदड़ो में महकुंड की विशेषताओं और उनके महत्व को वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर स्पष्ट करना है, या शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण पर आलेख लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा कुंवर नारायण का जीवन परिचय लिखिए। एक लेखक का है और अथवा में दिया हुआ है कुंवर नारायण मतलब कवि का, तो इन दोनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। 4 नंबर का। निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उनको रुला देते हैं। अपाइज वाली जो कविता है उससे ये जो पंक्तियां हैं वो ली गई है। इसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। सह प्रसंग में पहले प्रसंग लिखना है कि ये पंक्तियां हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई हैं, इनके जो लेखक हैं वो है, मतलब वो सब कुछ आपको प्रसंग में लिखना है। व्याख्या में अब इसका भावार्थ लिखेंगे, और विशेष में इसकी जो शिल्प शैली है, इसमें किन व्याकरणिक टॉपिकों का जो उल्लेख किया गया है उसमें करनी है। अथवा में है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धानी वज्र गर्दन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कर सकधीर, हे विप्लव के वीर तू लिया उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। इसकी व्याख्या करनी है अथवा में। अब है गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। मैं सोचता हूँ कि पुराने कि यह अधिकार डिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मृत्यु आप जानते ही हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरासो जरा जो बुरा सा बुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ क्यों नहीं फलती समझ। मतलब ये जो शिरीष वाला पाठ है इससे है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। इसके अथवा में दिया गया है, लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर कर पानी। इंद्र सेना मेंढक मंडली जो पाठ है उससे दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से शासन सचिव राजस्थान जयपुर को सतत साक्षरता अभियान की सफलताओं की सुझाव हेतु एक अर्धशासकीय पत्र लिखना है। अथवा में है, राजस्थान राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिला पर्यटन केंद्र खोलने के संबंध में उप सचिव पर्यटन विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी करनी है। ये सीधे की सीधे 4 नंबर के हैं, आपको बिल्कुल आने चाहिए। ये 19वां प्रश्न है, आपका एक सार गर्भित निबंध लिखना है विषय पर। लगभग 300 शब्द उसकी शब्द सीमा होनी चाहिए। इसमें लिखा गया है, नए भारत की आशा युवा वर्ग जो है उन पे लिखना है, या मेरी अविस्मरणीय यात्रा। अविस्मरणीय का मतलब होता है जिसको कभी भूल नहीं सकता, मातृभाषा और उसका महत्व है। और चौथा है, बेरोजगारी समस्या और समाधान। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का जो बोर्ड से संबंधित पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आएगा। बिल्कुल धैर्य के साथ और निश्चितता के साथ इस पेपर को पूरा करें।
आशा करता हूँ कि ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो आपको सभी को अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद, और मेरी तरफ से आपको इस पेपर में हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।